Good afternoon, all of you. Am I audible all? Very good afternoon to all. Am I audible? Good afternoon, Pradnya. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Taresh. बेटा आज स्ट्रेंथ कम दिखाई दे रहा है. इसके पहले का क्लास लेट छूटा क्या? गुड आफ्टरनून रिया. गुड आफ्टरनून साक्षी. एक कह रहा यस, एक कह रहा नहीं. टाइम पे हुआ. स्ट्रेंथ कम क्यों है फिर आज? चलो ठीक है. ओके तो आज हम लोगों को फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो है ये स्टडी करना है. बट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी किए थे, क्या देखे थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टडी किए थे वो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट को देखेंगे. तो आपको याद होगा ये जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके पहले हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, oogenesis, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो एक बार हम लोग oogenesis को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है बेटा. हाँ तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो oogenesis मीन्स होता क्या है. तो oogenesis मीन्स फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम. ठीक है. तो ये जो है ये फिटल ओवरी है. फिटल ओवरी में मिलियन ऑफ एग मदर सेल, जैसे क्या कहते हैं, उगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है. मीन्स oogenesis का प्रोसेस जो है बिफोर द बर्थ, मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पहले से ही जो है वो क्या है, ये स्टार्ट हो चुका है. फिर इसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पहले से ही ये जो स्टार्ट हुआ, तो एग मदर सेल जो होता है उगोनियम माइटोसिस करके प्राइमरी oocytes बनाता है. देन यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मियोसिस फर्स्ट जो है ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में. देन इसके बाद पार्टुरेशन हुआ. पार्टुरेशन के बाद इसी टाइम पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocytes जो फॉर्म हुआ है मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, यहाँ पे सराउंडेड कुछ सेल्स यहाँ पे फॉर्म होना चालू हो जाती है जिससे ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं. तो इस तरह से जब सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो इससे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे. फिर पार्टुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ हो गया. चाइल्ड बर्थ में भी यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलते रहता है और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और सेकेंडरी फॉलिकल में आउटर सराउंडेड अगेन एक और लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे थीका सेल्स कहते हैं. ओके तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मिलियन ऑफ उगोनियम सेल्स का फॉर्मेशन होता है. सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, यहाँ पे म्यूसिस 1 क्या है, ये कंप्लीट होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. ठीक है. जिससे म्यूसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर, म्यूसिस 1 जो है मींस सबसे पहले तो ये प्राइमरी फॉलिकल था, ये डिवाइड हो जाएगा तो एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocytes में ये कन्वर्ट होता है. तो दोनों एक अनइक्वल साइज में रहते हैं. तो ये पोलर बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गया और ये जो है सेकेंडरी oocytes अब यहाँ पे अगेन क्या है, इसमें और सराउंडेड कुछ लेयर्स फॉर्म होती है और इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है. ठीक है. जिसमें आउटर मोस्ट एक थीका एक्सटर्नल और इनर थीका इंटरनल सेल्स बनती है और इमीडिएटली यहाँ पर क्या चीज, मियोसिस 2 जो है ये स्टार्ट हो गया. सेल्स आपस में अरेंज हो गई है. मियोसिस 2 जैसे स्टार्ट हुआ देन अगेन ये मेटाफेज 2 स्टेज में आके अरेस्ट हो जाएगा. और यहाँ पे आपस में अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये सराउंडेड ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई दे रही है आप लोगों को, दिख रहा है बेटा? तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तो ये बीच में कैविटी बनती है, इसे एंट्रम कहते हैं, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है. फर्स्ट पोलर बॉडी ये इधर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अंदर जो है सेकेंडरी oocytes रहता है. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है oogenesis का आधा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हुआ है. ठीक है. तो जो टर्सरी फॉलिकल्स जो यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो रहा है, जो मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट हो गया, तो अब यहाँ पे अंदर जो सेकेंडरी oocyte जो है, इसमें इनर मोस्ट एक तो ये सेकेंडरी oocytes का आउटर एक लेयर होता है जो जोना पेलुसिडा कहलाता है. उसके सराउंडेड अगेन एक लेयर होता है जिसे कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं. ओके. तो इस तरह से उगोनियम, प्राइमरी oocytes, फिर सेकेंडरी oocytes, और उसके बाद जब स्पर्म यहाँ पे मीट करेगा तब वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तब वहां पे ओवम का फॉर्मेशन होता है. ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे.
ठीक है। तो ओगोनियम माइटोसिस करके प्राइमरी oocytes बनाता है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है बिफोर द बर्थ। प्यूबर्टी के टाइम पे जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ तो सेकेंडरी oocytes बनता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, फिर अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 में मियोसिस 2 स्टार्ट होते ही स्पर्म जब एंट्री करता है तो यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और फर्टिलाइज एग यहाँ पर जो है और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पोलर बॉडी भी डिजनरेट हो जाती है और ये एक यहाँ पे जो फाइनली बना जो क्या कहलाता है फर्टिलाइज एग। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। ठीक, अब यहाँ पे यदि ओवम फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, प्रेगनेंसी जो है ये कंटिन्यू रहती है। लेकिन ओवम यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे जो होता है इवेंट उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुएशन ध्यान से समझना बेटा क्या क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। मेंस्ट्रुएशन जो है मींस जनरली ये जो देखने को मिल रहा है क्लास मैमेलिया के प्राइमेट्स जो कि फीमेल इसमें होता है, ठीक है, मंकी, ऐप और ह्यूमन इसमें जो साइकिल होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग जो है ये होता है। क्यों, क्योंकि ओवम यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है यहाँ से इस ओवम को बाहर निकालना है, बट ये ओवम अकेला नहीं निकलता, कुछ यहाँ पे जो सेल्स है और ब्लड है उसके साथ ये ओवम जो है ये बाहर क्या है निकलता है। ओके, तो अब ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हम लोगों ने स्टडी किया है, जहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, एक्चुअली हम उसे ओवम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocytes, ठीक है। अब यदि ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये इसको बाहर निकलना है, तो ये इसका फॉर्मेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से ही हुआ था, समझे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से फाइनली ओवम जो है यहाँ पे मीन सेकेंडरी oocyte जब मैच्योर्ड हुआ, ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है प्राइमरी फॉलिकल जो होता है या प्रीमोडियल फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है फाइनली, ये ग्राफियन फॉलिकल्स में। बट ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस जो है ये देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है तो यहाँ से ओवम रिलीज हो जाता है, मींस इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो फॉलिकल का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी जो है यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 टाइप के हार्मोन के फंक्शंस हमें जानना है और उनके नेम्स जानना है, जिसमें एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चारों भी हार्मोन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फिर मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अब ये देखो ये कैसे होता है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये हार्मोन का सीक्वेंस समझ में आ गया आपको। ओके बेटा नंदिनी, ट्राई करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस क्या हो रहा है, एक साइक्लिक चेंज। अब साइक्लिक चेंज मतलब एक 28 डेज में एक कंप्लीट एक साइकिल होती है और ये 28 डेज में कुछ इवेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ साइक्लिक चेंज देखने को मिलते हैं। इस 28 डेज को मैं ऐसा यहाँ पे एक साइकिल में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 to 5th डे हो गया, फिर 5th से लेके 13 डेज तक क्या होता है, फिर ये 14 डे के बाद लास्ट के 28 डेज यानी 1 2 3 फेज है। लेकिन ये 14th जो डे है यहाँ का ये वाला, ये एक है, ये 4th है, तो ऐसे 4 फेज में इस इवेंट को डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये जो 4 फेज में इस इवेंट को यहाँ पर जो डिवाइड किया हुआ है तो इसमें क्या क्या हो रहा है बेटा, तो इसमें यदि हम देखेंगे तो पहली चीज तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन मतलब क्या है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है इस तरह से, तो यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। फिर यहाँ पे ये फॉलिकल जब डेवलप हो गए तो यहाँ पे ओवम जो रहता है यहाँ से बाहर निकल जाता है, मीन्स ओव्यूलेशन, ये वाला फेज। और इसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम बचा है ये कंटिन्यू 28 डेज तक के कंटिन्यू रहता है। यदि प्रेगनेंसी रही तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय और डिजेनरेट होता है और फिर से साइकिल रिटर्न बैक हो जाती है। तो इस तरह से 28 डेज में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इवेंट यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो होता है, तो एक तो जो चेंजेस होते हैं ये हमारे ओवरी जो है इसके अंदर हो रहा है। ये फॉलिकल छोटा सा था, फिर ये बड़ा, फिर और बड़ा हो गया, फिर ओव्यूलेशन हो गया तो यहाँ से वो बाहर आ गया, फिर कार्पस ल्यूटियम, मींस ये चेंज जो है ओवरी में आ रहा है
है ना। ये प्रीमोडियल फॉलिकल था, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन, फिर बना कार्पस ल्यूटियम, फिर कार्पस ल्यूटियम के बाद ये, इसी के साथ साथ यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा। तो पहला चेंज जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ओवरी में देखने को मिल रहा है। सेकंड चेंज जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है हमारे, ये यूटेरस में। तो यूटेरस में ये जो लाइनिंग जो आप देख रहे हो, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम इस तरह से इसका जो थिकनेस है ये कितना हो गया बेटा, ये 28 डेज तक के इसका थिकनेस जो है 2 से लेके 5 मिलीमीटर तक के हो जाता है। लेकिन यदि ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसको यहाँ से बाहर निकालना है, तो बाहर अपने आप नहीं जाता ये साथ ही साथ यहाँ पे जितने एंडोमेट्रियम जो है ना इसको बाहर लेके जाता है, तो ये डीजनरेट होती है, रप्चर होने लग जाती है। अब रप्चर होंगी तो ऑब्वियसली ये ब्लडिंग भी होगा, यहाँ से टूट गया ना हमारे ब्लड सेल्स, हम काट रहे हैं ना टिश्यू को, तो काटने के बाद क्या होगा, वहां पे सेक्शंस कट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग के साथ ओवम जो यहाँ से बाहर होता है, और ये एंडोमेट्रियम जो है इसका थिकनेस जो है ये इतना ज्यादा था, तो ये ऐसा पतला हो जाता है, ऐसा हो गया पतला, ये इतना, तो ये 1 mm के आसपास इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी, समझे। तो अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जब स्टार्ट होता है तो उसे मिनार्क कहते हैं। ये कब का टाइम इंटरवल है, 12 से लेकर के 13, किसी को 12 में, किसी को 13 में, और किसी को 14 ईयर के एज के आसपास जो है ये स्टार्ट होती है। और जब कंप्लीट होती है तो 50 ईयर के एज के आसपास होती है। तो जो स्टार्ट हो रहा है उससे मिनार्क, और जो एंड हो रहा है वो क्या कहला रहा है, मेनोपॉज कहला रहा है। GnRH जो है इस सारे चेंज को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से LH FSH सीक्रेट होता है, ओवरी को स्टिमुलेशन जाता है, तो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, चेंज जो है देखो ओवरी में और यूटेराइन वॉल्व में क्या चेंज हो रहा है ये हम देख रहे हैं, और ये चेंज किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है, FSH और LH की वजह से रेगुलेट हो रहा है। तो ये देखो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट मैंने आपको समझाया, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, सारा चेंज ये एक तो यूटेरस में होगा। तो इसमें फेजेस आती है बेटा, पहला आता है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ जो यहाँ पे समझाया था आपको, ये जो ग्राफ है ये कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ ऐसा है कि इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, ये देखो 1 डे, 2nd डे, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th डे, 8, 9, 10, 14 डे, ये ऐसा 21 एंड 28 डेज। तो इस 28 डेज में हम इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। शुरू के 1 से 5 दिन जो कि ब्लीडिंग हो रहा है, फिर 5 से लेके 13 डेज जहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, 14वां डे जहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, और इसके बाद जो है कार्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन हो रहा है, ल्यूटियल फेज। ऐसे हमने यहाँ देखे। फिर FSH का सिक्रेशन कब और LH का सिक्रेशन कब कम या कब ज्यादा हो रहा है, तो ये डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिक्रेशन जो है बेटा सिक्रेशन साइकिल में देखे थे। थोड़ी देर के बाद बेटा ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वाला जो पार्ट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था ये अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा, ये क्लियर करता हूं थोड़ी देर के बाद। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है, क्या चीज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है, तो इसमें कितने फेजेस आ रही है, 4 फेज। फर्स्ट है जैसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या ब्लीडिंग फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, और नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी फेज, जैसे ल्यूटियल फेज है। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज कब 1 से लेकर 4 या 5 दिन की रहती है, शुरुआत के जो इनिशियल डे होता है जिसमें ब्लीडिंग होगी। एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम होगा, एंडोमेट्रियम का थिकनेस मींस ये जो चेंज है, ये चेंज कहां पर हो रहा है, यूटेरस में हो रहा है। इसी तरह से ये जो ओवरी है, ओवरी ओवरी में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट आता है वो आता है कौन सा, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है यहाँ पे, ये जो होता है ये कब से कब तक की फेज है, ये 5 से लेके 13 डे की फेज होती है, जिसमें ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हुआ था, तो ये कंटिन्यूअसली डेवलप होते जा रहा है, और इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल तक के कन्वर्ट होता। तो ये ओवरी में इस टाइम पे चेंजेस है, समझे। यूटेरस में क्या चेंज आएगा, अभी देखो यूटेराइन वॉल में हमने क्या देखी थी, ये रप्चर हो गई थी, तो क्या हुआ था, इसका थिकनेस जो है 1 mm के आसपास हो गया था, क्योंकि ब्लीडिंग हो गया ना यहाँ पर। तो ये कौन से फेज में ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग फेज में। तो ये यूटेरस जो है इसकी जो एंडोमेट्रियम है इसका थिकनेस कम हो गया,
लेकिन फॉलिकुलर जो फेज होती है इसमें यूटेरस में जो चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, यूटेरस में चेंज यही आ रहा है ना फॉलिकुलर फेज में, कि ये जो है यूटेरस की जो वॉल है वो उसका थिकनेस जो है वो थिक हो जाएगा, समझे। तो इस टाइम पे देखो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, किसकी वजह से होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से। जब फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप करते जाता है तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है, समझ गए, उस टाइम पे ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है, ठीक है। यूटेरस में भी चेंजेस आ रहा है और ओवरी में भी चेंजेस आ रहा है, ओवरी में चेंज आ रहा है तो ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट हो रहा है। देन इसके बाद फिर जो है फाइनली 14th जो डे आया है, तो इस 14th डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, ओवम नहीं है एक्चुअली, ये सेकेंडरी oocytes है। तो ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद रिमेनिंग ये जो बॉडी है ये क्या कहलाएंगी, कार्पस ल्यूटियम। ये 14th डे है। 14th डे के बाद फिर 15 से लेके 28 डे की जो साइकिल आती है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये 4th फेज है जो क्या कहलाता है, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करता है। किसे सिक्रेट करता है ये कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली सिक्रेट होगा, कंटिन्यूअसली सिक्रेट होगा तो अब क्या होगा बेटा, ये और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस जो कम हुई थी इसको और बढ़ाते जाएगा इस तरह से, समझे, जो रप्चर हुआ था उसको भी कंटिन्यू ये मेंटेन करेगा। ईस्ट्रोजन जो सिक्रेट हुआ था इसके पहले जो हमने देखे, तो ईस्ट्रोजन का रोल क्या बेटा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी ग्लैंड, एसेसरी जो ऑर्गन है इसको क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। बोन्स जो होता है जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है बोन को मेंटेन करता है, बोन्स को रप्चर होने से बचाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे ईस्ट्रोजन का जो रोल है यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर रहा है। स्पेशली जो थिकनेस जो एंडोमेट्रियम का जो मेंटेन हो रहा है वो प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे इवेंट होते हैं, समझे बेटा। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो ये वाला पार्ट रिवाइज करके आए, क्योंकि अब मैं एनिमेशन से समझाने वाला हूं आपको ये वाला पार्ट। हैंड रेस करेंगे जल्दी से, कितने लोग हैं जो पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके आए, एनसीईआरटी पढ़े हैं, मेरे ये वाले नोट से पढ़े हो, रिकॉर्डिंग भी पोस्ट किया था मैंने टेलीग्राम पे, कितने लोग देखे हैं, हैंड रेस कर लो बेटा। इसमें से देखते हैं ऐसा कौन है जो एक भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि उसे आगे का पोर्शन समझने में प्रॉब्लम होगा। क्विकली रेज योर हैंड, ओनली 20 स्टूडेंट अभी तक के, क्विकली 25, 26 आउट ऑफ 64, 30 आउट ऑफ 64, धीरे धीरे हैंड रेज हो रहा है। मुझे ये देखना है कि कितने लोग सही में पढ़े हैं, क्योंकि जो सही में पढ़े हैं उन्हें समझेगा, और जो सही में नहीं पढ़े हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। कह रहा हूं मैं, समझ में नहीं आएगा मीन्स नहीं आएगा। ओनली 41 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ के आए हैं जिन्हें समझ में आने वाला है। रिली बेटा, प्रथमेश, मंदर, लावण्या, शैताली, क्यों आप लोग क्यों नहीं पढ़े हो, आर्या, आर्यन, अनुश्री, अनुष्का, अदिति, सानिका, क्यों नहीं पढ़े हो आप लोग, तनिष्क, प्रसीक, बेटा चैट में रिस्पॉन्स करो नहीं पढ़ने का रीजन, कृष्णा, सुहानी, सेजल, सावेरी, सानिया, क्या रीजन है नहीं पढ़ने का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए होता है बेटा। बेटा आपके सॉरी से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। चलो ओके, तो फाइनली अभी एक एनिमेशन से आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ, एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसके जो डाउट है वो मुझसे आप पूछिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये हम देखेंगे, ओके। तो देखिए ये हमारा जो है हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमस के साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या चीज, एंटीरियल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से जो होता है GnRH सिक्रेट होगा। GnRH जो होता है ये क्या करेगा,
ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो GnRH को क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों भी हार्मोन जो है ये सिक्रेट होंगे। ये हार्मोन जो सिक्रेट हुए डायरेक्टली ये कहाँ पहुंचेंगे फिर इसके बाद? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स, कहाँ पहुंचेंगे? ये हमारे ओवरी में। ठीक है, ओवरी में पहुंचते ही जो चेंजेस होगा ओवरी में वो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस फेज को बेटा अकॉर्डिंग टू डे वाइज हम देखेंगे। मेन हम इसको अभी देखो 4 फेज में मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे भी 2 फेज में डिवाइड करके समझाता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है कहाँ पर हो रहा है और ओवरी में कैसे हो रहा है, और डे वाइज जो है इस साइकिल को हम समझेंगे और एक एक पार्ट को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये ओवरी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कंप्लीट ये जो है स्ट्रक्चर जो है यूटेरस एंड ओवरी जो हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम ओवरी में क्या चेंज हो रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू डे वाइज, ये हम देखते हैं। ये ओवरी का डायग्राम है, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करके बना लेते हैं, जूम करके। ये ओवरी है, ये ब्लड वेसल्स का यहाँ पे सप्लाई रहता है, ब्लड कैपिलरीज, साथ ही साथ फॉलिकल्स है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शुरू के 14 डेज और बाद के 14 डेज, ऐसे 2 पार्ट में। साथ ही साथ ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स है जिसका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो ब्लड कैपिलरी की हेल्प से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा जो इस फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स है प्रीमोडियल फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स भी इसे कह सकते हैं। तो इस फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होगा ये कैसे होगा? तो यहाँ पे जो ब्लड की हेल्प से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है वो जब आता है तब इस फॉलिकल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट मींस वही ग्रेनुलोसा सेल्स पढ़े थे ना हमने, तो कंटिन्यूअसली वहां पे ग्रेनुलोसा सेल्स का सिंगल लेयर, डबल लेयर और इस तरह से मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म हो जाएगी। याद आ रहा है? तो इस तरह से फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होता है? टर्सरी फॉलिकल्स में। और अल्टीमेटली लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल। तो देखो स्टार्टिंग के 14 डेज और ये लास्ट के 14 डेज, तो इस तरह से इससे हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग के जो 14 डेज है उसे हम फॉलिकुलर फेज कह सकते हैं और लास्ट के जो 14 डेज है उसे हम ल्यूटियल फेज कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम हार्मोनल लेवल कैसे है अकॉर्डिंग टू डे वाइज ये हम देखेंगे, 0, 7, 14, 21 एंड 28 डेज। समझ गए? तो शुरुआती दौर पे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है हम 0 डेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया हूं। ओके, क्या देखे हम लोगों ने यहाँ पे 2 फेज में? एक तो फॉलिकुलर फेज जो 0 से 14 डेज का है और दूसरा ल्यूटियल फेज जो 14 to 28 डेज का है। ओके, तो 0 से 14 डेज में भी हम 0 से 7 डेज और 7 से 14 डेज ऐसे 2 इवेंट देखेंगे, जिसमें एक आता है ब्लीडिंग फेज और दूसरा आता है कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस टाइम पे देखो शुरुआत में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ, GnRH। जैसे GnRH लेवल इंक्रीज होता है तब जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये वाला और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये वाला, ये दोनों भी सीक्रेट होंगे। सभी लोग हैंड लोअर कर सकते हो बेटा अभी। ठीक है, तो GnRH जैसे सीक्रेट हुआ तो शुरुआती दौर पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम रहता है, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में सीक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहता। क्यों नॉर्मल रहता है? इसका रीजन है, इसका रीजन है ईस्ट्रोजन। क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन है जब बहुत ज्यादा होगा तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को ये प्रमोट करता है। तो अभी देखो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, ये देखो पहले बहुत ज्यादा था बाद में कम हो गया है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुरुआत के दौर पे बेटा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला पार्ट है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है FSH हार्मोन की वजह से यहाँ पे इसका जो सिक्रेशन है ये क्या होगा? बढ़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट देता है, जिससे प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंट्रा में कैविटी बनती है, सेकेंडरी oocytes वहां पे रहता है। समझ गए? और इसी टाइम पे फॉलिकल का जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या सीक्रेट हुआ? ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हुआ। और ईस्ट्रोजन शुरुआती दौर पे बेटा शुरू के 10 दिन तक के बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, और जब कम अमाउंट में सीक्रेट होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को ये रोक देता है, जिसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं।
तो क्या किया यहाँ पर, समझ में आया बेटा? क्या हुआ यहाँ पर? सिंपल, यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, कहां से सीक्रेट हुआ? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये फॉलिकल, इस फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को सीक्रेट किया, इस फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को सीक्रेट किया है। बट शुरुआती 10 डेज का जो टाइम है, उस टाइम पे ये एस्ट्रोजन जो सीक्रेट होता है ये हमारे डायरेक्टली यहाँ पे जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को ये रोक देता है। और साथ ही साथ ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको याद होगा हम लोगों ने जो हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़े थे, न्यूरल कंट्रोल के बाद हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस देखे थे। यदि किसी को ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो, वो एनसीईआरटी का जो वहां पे फंक्शंस दिए हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एक बार वहां से रिफर करो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, वैसे इस क्लास के बाद भी आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी क्या हुआ बेटा, लो लेवल जो लो कंसंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन का, क्या चीज, जब लो कंसंट्रेशन रहता है एस्ट्रोजन का, कब रहेगा लो कंसंट्रेशन? लो कंसंट्रेशन शुरुआत के 10 दिन में रहता है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को कम करके रखता है, समझ गए? फिर जैसे 10 दिन के बाद जो है ये यहाँ पे देखेंगे तो ये एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एकदम से बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। जैसे 14 डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम सीक्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो अभी देखो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये शुरुआती 14 डेज तक के का हम इवेंट देख रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर के 7 डेज तक के आप देखो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया है। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अभी यहाँ पे उतना सीक्रेट नहीं हो रहा है, समझ गए? इतना समझा बेटा? तो देखो हम ये ओवरी में अंदर साइड जो चेंजेस आ रहे हैं ये बेटा, अब हम यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के लेवल को भी एक ग्राफ से समझ लेते हैं। वही हमारा शुरुआती जो है और बाद का 14 के पहले 14 के बाद। तो इस टाइम पे ये देखो बेटा, ईस्ट्रोजन का लेवल पहले कम था, धीरे से बढ़ा, अब और बढ़ेगा। ये शुरू के 7 दिन, शुरू के 10 दिन है बेटा, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम है अभी। लेकिन ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल है आफ्टर क्या कह सकते हैं हम लोग, 10 डेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी आफ्टर 10 डेज जो है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जैसे इंक्रीज हुआ तो अब ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये यहां से ये 10 दिन के बाद ये इधर ग्राफ जाएगा इसका। तो अब ये सीधा एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ। एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करता है हमारे बोन्स को, जो फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, मसल्स की जो ग्रोथ है, एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजों को क्या करता है, मेंटेन करता है। मेमोरी ग्लैंड जो है उसे भी मेंटेन करके रखता है ये, ठीक है, ये हेल्प करता है एस्ट्रोजन। तो अभी एस्ट्रोजन का ये जो है ये रोल एक तो यहाँ पे हो गया, और शुरुआती 10 दिन में बहुत कम सीक्रेट हो रहा था, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अभी भी सीक्रेशन कम है, अब धीरे से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया। क्यों? क्योंकि फॉलिकल का जितना डेवलपमेंट करना था उतना हो चुका है, ठीक है। और फॉलिकल जैसे ही ज्यादा डेवलप हो गया तो 10 दिन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल ना और तेजी से सीक्रेट होने लगा। तो ये एस्ट्रोजन जैसे फास्टली सीक्रेट हुआ, डायरेक्टली कहां गया, हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को ये प्रमोट करता है, मींस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। अब ये कहेगा कि भैया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब तू आ जा, तेरी जरूरत है यहाँ पर, अब आ जाओ। तो इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को। कब? हाई लेवल जो होता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन में रहा तो ये स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग सिक्रेशन को। और जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, ये ब्लड कैपिलरी की हेल्प से कहां पहुंचेगा, सीधे ग्राफियन फॉलिकल्स के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स के पास, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल के पास जैसे पहुंचा तो फाइनली क्या हुआ, ये यहां से देखो एस्ट्रोजन बढ़ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ गया, दिख रहा है यहाँ पर, फॉलिकल को रप्चर कर देगा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही आया ये फॉलिकल्स को क्या किया इसने, रप्चर किया, और रप्चर होते ही क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाता है, होगा यहाँ पर। ये फॉलिकल रप्चर हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाएगा फिर ये। तो ये जो है फॉलिकल्स जो है रप्चर हुआ तो ओवम सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स था ये बिना ओवम वाला यदि रहेगा, विदाउट oocyte वाला, इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और इमीडिएटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना काम करके खत्म, सिक्रेशन कम हो गया, जीएनआरएच का रोल भी खत्म, ये भी कम हो जाएगा।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा सा और बढ़ता है फिर कम होता है, क्योंकि अभी कार्पस ल्यूटियम में कुछ फॉलिकुलर सेल्स जो है उसको और मेंटेन करके रखना है, तो इमीडिएटली एफएसएच बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। और ये जो रिमेनिंग जो बॉडी हमारी रह गई ओवम के बाहर निकलने के बाद, ये कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। अब क्या करेगा ये, अब ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये शुरू की फेज जो थी ये फॉलिकुलर फेज थी। अब इधर जो फेज आएगी कार्पस ल्यूटियम वाली फेज है, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो इधर साइड की जो फेज है ये क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, तो ल्यूटियल फेज में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है ये, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और इनिबिन भी सिक्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि देखो यदि हम लोग अभी यहाँ पर जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये जो फॉलिकल्स है ये एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है, और यदि मान लो ये ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद भी तो हमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों चाहिए। तो फिर क्या बाद में एस्ट्रोजन सिक्रेशन नहीं होगा, होगा। ये कार्पस ल्यूटियम जो है एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है और इनिबिन भी। बट मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ से जो सिक्रेट होता है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ये टर्म मेंशन किया है। ठीक है, कैसे याद रखोगे किससे सिक्रेट होता है, तो देखो कार्पस, कार्पस ल्यूटियम है ना, कार्पस, तो PRO, यहां से स्पेलिंग निकालो, प्रो। तो कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, प्रो। प्रो मींस क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ऐसे आप याद रख सकते हो, समझ गए। चलो आगे देखते हैं अभी इसके बाद। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखो एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ फिर बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू में बहुत कम रहता है, अब ये 14 डे के बाद जो है ये बढ़ता है। और इनिबिन तो कम ही रहेगा, ये सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमें नहीं चाहिए। याद आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम था, आफ्टर 14 डे प्रोजेस्टेरॉन का देखो लेवल इंक्रीज हो गया है, और ये 28 डेज जब होते हैं ना उसके बाद ये डिक्रीज होता है। इनिबिन का लेवल इंक्रीज हो गया है, एस्ट्रोजन कम होता है फिर बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन भी सिक्रेट हो रहा है। ओके, और ये फेज जो है आगे कंटिन्यू रहेंगी। तो इनिबिन ने क्या किया, ये जो हमारा हार्मोन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो आपने यहाँ देखोगे बीच में और सीक्रेट हो रहा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल का और डेवलपमेंट नहीं करना हमें, क्योंकि यदि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होगा तो दूसरा फॉलिकल जो है वो फिर से रेडी होना चालू हो जाता। बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सेकंड फॉलिकल जो है वो रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिबिन जो होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को कम करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये GnRH के सीक्रेशन को कम करता है, क्योंकि अभी हमें ना तो FSH चाहिए और ना ही हमें LH चाहिए। समझ गए, हमें अभी ना तो FSH चाहिए और ना ही LH चाहिए। तो इस तरह से जो होता है ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन लेवल स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है और आगे चल के सप्रेस्ड हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, GnRH जो है उसका रिलीज भी जो होता है वो कम हो जाता है। और GnRH का रिलीज कम हो गया तो अभी ये फेज सिर्फ ल्यूटियल फेज रहेंगी, नहीं तो अगेन फिर से क्या होता है एक और ओवम बन जाता था। बट अभी सेकंड ओवुलेशन होगा क्या, नहीं होगा, जब तक के कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होंगी तब तक के ओवम जो है वो फिर से फॉर्म नहीं होगा। जब तक ब्लीडिंग नहीं होंगी तब तक के न्यू ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ब्लीडिंग होने के बाद GnRH जो है अगेन सिक्रेट होता है। तो आगे चल के GnRH का लेवल डिक्रीज हो गया है, FSH का लेवल भी डिक्रीज हो गया है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी डिक्रीज हो गया है। समझे। अब कार्पस ल्यूटियम यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ अभी देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो रहता है ये क्या है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे थे। ये यूटेरस में चेंज आएगा। अभी तक के हमने ओवरी में क्या चेंज आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे जो चेंज आता है वो कहाँ पे आता है, यूटेरस में चेंजेस आता है। ओके, तो ये हो गया यूटेरस में कैसे क्या चेंजेस आता है, समझा बेटा। अब इसके बाद कार्पस ल्यूटियम क्या होगा,
एक टाइम के बाद डीजनरेट हो गया, डीजनरेट होने के बाद वो प्रोसेस क्या होंगी, रिटर्न बैक आ जाएगी। तो अभी देखो प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन, एस्ट्रोजन सभी का लेवल डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, 28 डेज पर ये सारा डिक्रीज हो जाता है। और इस टाइम पे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और जैसे डीजनरेट हुआ अब ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन डिक्रीज हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन डिक्रीज हुआ, आपको याद होगा प्रोजेस्टेरॉन ने ही तो जीएनआरएच को रोक के रखा था, तो अब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो जीएनआरएच का सीक्रेशन अगेन स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट हुआ तो एफएसएच और एलएच जो है फिर से सीक्रेट होंगे, फिर से सीक्रेट हुए तो फिर से फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और फिर से फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो अगेन एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये अगेन क्या होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। समझे? तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है जीएनआरएच को रोक के रखता है, इसलिए क्या होता है वो साइकिल जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है फिर से वो साइकिल अगेन रिटर्न बैक जो है फिर से स्टार्ट होता है, फिर से फॉलिकल्स जो है उसका डेवलपमेंट जो है ये क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अभी आज हम लोगों ने यहाँ पर ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कंप्लीट कर लिए। अब किसी के कुछ डाउट होंगे तो अब आप वो पूछ सकते हो। कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होता है तो उसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, और देन फाइनली आगे चलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब किसी के कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बट अभी मुझे ये नहीं लगता कि अब आपके इस लेक्चर के बाद कुछ डाउट रहेगा। नंदिनी बेटा, अभी आप उस ग्राफ को देखो जो ग्राफ आपको नहीं समझा था। नीनत, इनिबिन का रोल क्या है? इनिबिन बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट होने से रोकता है। एफएसएच का ग्राफ 14 डे पे क्यों बढ़ा? बेटा वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा बढ़ रहा है। एकदम से देखो एफएसएच जो है, अब ये देखो ये कम और ज्यादा होते रहता है बेटा, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एफएसएच जो है स्मॉल अमाउंट में एफएसएच जो है पहले सिक्रेट हो रहा था, कम हुआ एकदम से बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसा है। हाँ, इनिबिन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कैसे होता है बेटा? डीजनरेट देखो ये मान के चलो कि किसी ने, हाँ मुझे देखो, ठीक है इधर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गन है और इधर आप बैठे हो, और मैंने ये यदि ये गन को मैंने आपके ऊपर ऐसा शूट किया, ठीक है, एक ब्लास्ट हुआ, और वो यदि गन हमारे को लगी, हमारे कोई भी बॉडी सेल्स पे पड़ी, तो एकदम से जब ब्लास्ट होता है तो यहां से ब्लीडिंग बाहर आने चली होगी। तो ब्लीडिंग होने के बाद आप बताओ ये जो सेल्स है ये कितने टाइम तक के रहने वाला अच्छे से बताइए? एक लिमिटेड टाइम तक के ही वो जो है स्टेबल रहेगा ना, और एक टाइम के बाद उस सेल्स का तो डेथ हो जाएगा ना, या उस पर्सन का डेथ हो जाएगा जिसको मतलब शूट किया गया है। तो ऐसी कार्पस ल्यूटियम को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ब्लास्ट बमबारी की है उसके ऊपर, तो जब तक के रह सकता है तब तक रहेगा, और उसको बचाए रखने के लिए फिर वही मेडिसिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यदि वहां पे स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये मान के चलो कि उसके लिए वो मेडिसिन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और नहीं तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा रहता बेटा, समझ गए? और किसी के कोई डाउट? एक बार एनसीईआरटी के पेज पलटो, रीडिंग करो जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट नहीं समझ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो। एनसीईआरटी मैंने रिवाइज करवा दिया हूँ लास्ट लेक्चर में। ब्लास्टोसिस्ट पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ा वेट करो बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अभी हमारा, ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में देखेंगे वाला पार्ट। ओके, ओवम का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है स्टडी कर चुके हैं।
एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से, रीड करके हो गया तो डन लिख के भेजो, कोई डाउट है तो डाउट लिख के भेजो। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी रीड करो, पढ़ के हो गया तो डन लिख के भेजो, कोई डाउट है तो डाउट लिख के भेजो। बेटा किसी के डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। कुछ लोगों ने डन लिख के भेज दिए, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक के। जल्दी करो, आगे का पोर्शन हमें स्टार्ट करना है अभी। सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट ही पढ़ना है या उसके पहले का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई एम वेटिंग। मैंने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? कोरुला, ब्लास्टिस्ट, ये नहीं पूछना है अभी, इसके लिए वेट करो, ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ने के लिए कहा हूं। पॉलीफरेशन मीन्स होता है बेटा डेवलपमेंट। चलो तो आगे का पार्ट स्टार्ट करें। हाँ बेटा गणेश रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एनसीईआरटी जो है आप लोग पढ़ लिए हैं ये मान के चलता हूं मैं, ठीक है? या किसी को एनसीईआरटी का रिवीजन चाहिए, ऐसा कोई है? इफ यस तो एनसीईआरटी ओपन करना पड़ेगा मुझे, नहीं है तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलो डन है तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज,
फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या देखेंगे अभी हम लोग? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो है ये हम लोगों को देखना है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जो है इसे स्टार्ट करने के पहले आप लोग एक ये वाला जो इवेंट है ये याद रखिए। कौन सा? जो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं। क्या देखे अभी हम लोगों ने यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पे जो इवेंट जो हम लोगों ने अभी देखे, इसमें देखो सिक्वेंसली बेटा कब कब क्या क्या प्रोसेस हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, कौन से टाइम पे क्या इवेंट हो रहा है और कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। और फिर ये होने के बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब ये सारा पार्ट तो एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो भी अभी हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अभी जो देख रहे हो इसमें सबसे पहले ये देखो, ये हमारा ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? GnRH नंबर 1 है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते ही एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली ये कहाँ जाता है? ओवरी में, जिससे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कॉज करता है फॉलिकल टू मैच्योर। जब फॉलिकल मैच्योर होता है तो इस तरह से ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है, ये देखो ये छोटा सा था, ये बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो है इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है नंबर 3। क्या चीज? ईस्ट्रोजन। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इमीडिएटली एफएसएच का सिक्रेशन स्लो होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। तो नंबर 4 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ अभी, जिसने ओव्यूलेशन को कॉज किया। ओव्यूलेशन हो गया, ओवम यहां से बाहर आ गया, रिमेनिंग बॉडी जो रह गई वो क्या कहलाएगी? कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता नंबर 5 प्रोजेस्टेरॉन, जिससे एलएच का सिक्रेशन अब स्लो हो गया। कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, तो ये यूटेरस जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम जाए तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? यूटेरस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन कर रहा है। अभी हो गया, समझे? फिर ये जब डीजनरेट होता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो उसके बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है गिर जाता है, फॉल हो जाता है, और अगेन फिर से एक न्यू साइकिल या न्यू इवेंट जो है ये स्टार्ट हो जाता है। देखो एक एक स्टेप्स जो है एक छोटे से पार्ट में हमने समराइज कर लिए, समझे? सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन अब आपके लिए सबसे इजी हो गया। यदि आपने क्लास में ध्यान दिए हो, यदि आपने पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लास्ट लेक्चर और ये वाले लेक्चर्स को 2 से 3 बार अभी रिवाइज कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन ये काम आपको अभी ही करना पड़ेगा। यदि आप सोचोगे कि बाद में करोगे तो फिर बाद में नहीं होने वाला। आप पढ़ने के बाद भी इस चीज को भूल जाओगे, समझे? आप पढ़ने के बाद भी इस चीज को क्या होंगे? आप भूल जाओगे, इसलिए आपको भूलना नहीं है। और भूलना नहीं है तो बेटा मेहनत करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करें फिर। क्या देखेंगे अभी हम लोग? अभी हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो है ये हम देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की यदि हम बात करें तो कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन? पहला क्वेश्चन तो ये है। और कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? ओके, तो जैसे यहाँ पे इंसेमिनेशन होगा तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म जो है, मिलियन ऑफ स्पर्म तो पहले यहाँ पर आएंगे, आ गए ऐसे मिलियन ऑफ स्पर्म। फिर यहां से कुछ स्पर्म ऐसे अंदर आगे पास होंगे ऐसे,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन को सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो जैसे कपलेशन हुआ, सीमेन रिलीज होता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद फाइनली क्या होगा, जो क्या कह सकते हैं हम लोग, मेल गेमेट जो है, क्या चीज, मेल गेमेट। मेल गेमेट मीन्स क्या? स्पर्म। वेरी गुड। तो स्पर्म जो है डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे? ओवम तक के पहुंचेंगे, और ओवम तक के जैसे ही गए तो क्या होगा यहाँ पे? फ्यूजन। क्या होगा यहाँ पर? फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स, कहां लिखूं, नीचे लिखता हूं। क्या चीज? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्यूजन जो होता है ये कैसे होता है? तो इसमें कुछ स्टेप्स होती है, ठीक है। इसमें तो क्या होगा? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। क्या चीज? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ठीक है। स्पर्म जो है स्विमिंग कर रहा है फ्लैजिलर मूवमेंट की हेल्प से। जब यहाँ पर फ्लैजिलर मूवमेंट जब देखने को मिल रहा है तो फ्लैजिलर मूवमेंट की हेल्प से फाइनली स्पर्म जो है कहां पे? एम्पुलरी रीजन तक के पहुंचेगा। याद आ रहा है? ऐसे पढ़े थे हम लोगों ने। याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया? वेजाइना। अब यहाँ पे ये जो है ये पेनिस आया, ओके। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से क्या? स्पर्म रिलीज हो गया। अब स्पर्म रिलीज हुआ तो स्पर्म रिलीज होके ये कहाँ जा रहा है? ये इधर ऐसा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस तरह से आप ओवरी देख रहे हो, ठीक है। ओवरी में ये जो ओवा में ये रप्चर हुआ तो यहाँ से बाहर आ गया। फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब जो है इसने ओवम को पिकअप किया। ओवम यहाँ से इस तरह से जा रहा है, स्पर्म यहाँ से इस तरह से आ रहे हैं, और इस तरह से जब दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे तब तक के वहां पे फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा स्पर्म जो है ओवम तक के कैसे अप्रोच कर रहा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत से स्पर्म ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का एसिडिक मीडियम होता है। क्या होता है यहाँ पे? ये एसिडिक मीडियम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एसिडिटी की वजह से, क्या चीज, जो एसिडिटी है, एसिडिक मीडियम है, तो इस एसिडिटी की वजह से मेनी स्पर्म जो है यहाँ पर किल हो जाते हैं। बहुत से स्पर्म जो है यहाँ पर क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वहां पे क्या है? एसिडिक मीडियम है, इसलिए बहुत से स्पर्म जो है इनगल्फ कर लिए जाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो वेजाइनल इपिथेलियम सेल्स यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या है? ये वेजाइनल इपिथेलियम सेल्स है। तो ये जो है ये क्या करता है? मेनी स्पर्म जो है इसे इनगल्फ कर लेता है।
ये बहुत से स्पर्म जो यहाँ पर इनगल्फ जो हो रहे हैं, क्या चीज, बहुत से स्पर्म यहाँ पर जो इनगल्फ जो हो रहे हैं, इस इवेंट को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इस इवेंट को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो अब फाइनली यदि हम यहां पर देखें तो यहां से ये जो स्पर्म जो इधर जा रहे हैं, तो कितने, ओनली 100 स्पर्म जो है ये ही ओवम के पास तक पहुंचेंगे। कितने स्पर्म, ओनली 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक के पहुंचेंगे। अब इसके बाद अब एक और चीज आती है यहाँ पे जो हमें समझना है, याद रखने वाला पार्ट है। विएबिलिटी ऑफ स्पर्म, कितना होता है स्पर्म का विएबिलिटी, आप जानते हो? स्पर्म का विएबिलिटी होता है 72 आवर्स, और एग का जो विएबिलिटी है ये 72 आवर्स स्पर्म का विएबिलिटी हो गया, ठीक है। यहां पर हम लोग एग की यदि विएबिलिटी देखें तो एग की जो विएबिलिटी होगी ये होती है सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स की। याद रहेगा, स्पर्म का विएबिलिटी और एग का विएबिलिटी। तो क्या हर एक कोइटस जो होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स उसमें प्रेगनेंसी होती है क्या? नहीं होती ना। मींस फर्टिलाइजेशन सिर्फ उसी टाइम पे होगा जब स्पर्म और एग जो है, मींस इंसेमिनेशन और ओव्यूलेशन साइमल्टेनियसली हो, उस टाइम पर ही जो है क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब फर्टिलाइजेशन मींस यदि हम देखें तो देखो एग का विएबिलिटी 24 आवर्स यदि हमने यहां पर देखे तो 24 आवर्स, तो ये मान के चलो कि जो ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन के जो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि 72 आवर्स स्पर्म रह सकता है, तो 2 दिन पहले यदि क्वाइटस हुआ है या 2 दिन बाद भी होगा तो, या फिर मेन उसी दिन होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि एग का विएबिलिटी 24 आवर्स और स्पर्म का जो विएबिलिटी है 72 आवर्स, तो इन दोनों को एक प्रॉपर टाइम पीरियड मिल जाता है जिसकी वजह से दोनों में मैटिंग हो। उसके अलावा यदि बीच का कोई और टाइम रहा तो ये डीजेनरेट हो जाता है। तब क्वेश्चन ये कि ओव्यूलेशन कैसे हम कंसिडर करेंगे कि कब होगा ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जो है ओके, ओव्यूलेशन यदि हम देखें, हाँ एक दिन कह सकते हैं बेटा, लेकिन जनरली 24 आवर्स माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसीडर जो किया जाता है, ठीक है, वैसे तो मेन 3 दिन होता है बेटा। 3 दिन कैसे, जैसे ये ओव्यूलेशन का टाइम है, इसको एक दिन पहले मान लो और इसके एक दिन बाद मान लो, तो ऐसे ये मेन 3 जो है ये मेन फर्टिलिटी विंडो है। ये जो है ये कहलाता है हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। इधर भी रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, इधर भी रिस्क है। तो इधर जो है ये आता है बेटा लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, लो नहीं कहेंगे। इधर जो रहता है ये मीडियम रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है। इधर भी जो है ये वाला ये भी मीडियम रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके बाद ये इधर आप देख लो ये 20 डेज हो गया, तो इसके बाद ये नहीं कहेंगे कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है बेटा। और ये आप ये 10 से 14 डेज का टाइम देख लो, तो 10 डेज के पहले और 20 डेज के बाद ये जो है ये आता है लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में। रिस्क ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं है, रिस्क हर टाइम पे रहेगा। ये रहता है लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आ गया, ये ग्राफ समझा गया, क्या समझाया मैंने आप लोगों को?
तो क्वेश्चन ये है कि ये ओव्यूलेशन जो है, ये यहाँ पे जो ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ओव्यूलेशन कब हुआ, कौन सा डेट है। तो देखो किसी का 28 डेज का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी का 28 होता है, किसी का 30 डेज होता है, किसी किसी की 34 डेज या 35 डेज भी होती है बेटा। तो जो डेज जो है यहाँ पर है, तो उस डेज में हमको क्या है, माइनस करना पड़ता है 14 डेज, क्योंकि ल्यूटियल फेज जो है वो 14 डेज की ही होती है। मेंस्ट्रुअल फेज और ओव्यूलेटरी फेज में कम ज्यादा हो सकता है बेटा। कभी कभी ओव्यूलेटरी फेज जो होता है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती है, और कभी कभी ओव्यूलेटरी फेज बहुत डिले भी होती है। तो जो ल्यूटियल फेज जो होता है, इससे आप 14 डेज को माइनस कर लो, आपका एक कैलकुलेशन, करेक्ट कैलकुलेशन वहां पर निकल जाएगा कि ओव्यूलेशन कब होगा। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक काम करते हैं, आज कितनी तारीख है, 15, आज 15 जून है। तो अब देखो यदि आज 15 जून है, तो सपोज ये जो 15 जून जो है, और किसी गर्ल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 30 डेज के आसपास आता है। कब आता है, मतलब उसका एवरेज देखो, फर्स्ट मंथ में उसके टोटल जो फर्स्ट साइकिल जो हुई वो 30 दिन की थी, दूसरी साइकिल हो सकता है 29 डेज पे पीरियड्स आ गए हो, किसी का ऐसा हो सकता है कि 31 डेज पे पीरियड्स आ गया हो। तो इसका एवरेज जो काउंट आप निकालोगे तो कितना हो गया, हो सकता है इसका 29 डेज का जो है इसका लाइफ साइकिल चल रहा है, मतलब इसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। तो इस 29 डेज में आपको माइनस करना पड़ेगा 14, ठीक है। मींस 15 जून में से आप 14 डेज को माइनस कर लो, आप कैलकुलेट करो बेटा, 15 जून में से 14 डेज को माइनस करो, कब आ रहा है, एक तारीख को ओव्यूलेशन हुआ होगा, समझे। क्योंकि इस 29 डेज में हम माइनस कर रहे हैं 14, मतलब 15, ये 29 डेज का ओव्यूलेशन साइकिल हो रहा है, तो ये 29 डेज में माइनस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कितने दिन आ रहे हैं, 29 डेज को हम माइनस करते हैं तो उसका जो ओव्यूलेशन है कब हो रहा है, तो ऐसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, समझ गए। तो अब देखो, अब 1 जून जो है, तो 1 जून जो है इसके आसपास एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में यदि क्वाइटस हुआ, ठीक है, चेंज तो आएंगे बेटा, हार्मोनल चेंज तो कभी भी होता है। इस टाइम इंटरवल पे यदि कुछ, यदि यहाँ पर क्वाइटस हुआ, तो ये बेटा मेन टाइम पीरियड है फर्टिलिटी का। यहाँ पे ये जो रहेगा, ये रहेगा हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए। तो अब फर्टिलाइजेशन कब होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कब होता है ये समझे, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा स्पर्म को ओवम तक के पहुंचना जरूरी है, फिर ओवम तक के जाता है, तो फिर सेकंड स्टेप जो होती है वो आती है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ऑफ पेनिट्रेशन जो है, स्पर्म जो है वो क्या करेगा, ओवम को पेनिट्रेट करेगा। एक काम करते हैं, इसको हम एक पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं ये इवेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट के साथ साथ हमको कुछ और भी चीजें यहाँ पे समझना जरूरी है। ओके, कैसे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कब हो रहा है, वो हमें देखना है। तो इसमें देखिए, पहली चीज तो सबसे पहले ये देखो बेटा, ये जो इवेंट दिख रहा है फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरह से स्पर्म, ये स्पर्म का हेड हो गया, ये इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किए थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, ऐसा हमने स्टडी किए थे। तो हेड जो होता है यहाँ पे ऐसी इसकी टोपी क्या था, यहाँ पर एक्रोजोम, और ये न्यूक्लियस। तो ये एक्रोजोम जो होता है ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे क्या कहते हैं, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम,
ओके, तो ये जो एक्रोजोम से जो एंजाइम सीक्रेट हुआ, तो इसके पहले क्या हुआ, ये जब स्पर्म यहां से वेजाइनल ट्रैक्ट से जा रहे थे तो ये इसकी मेम्ब्रेन को वो रप्चर कर देता है, ऐसा तोड़ देता है, समझे। तो आधे से ज्यादा स्पर्म तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। जैसे स्पर्म एग के कांटेक्ट में आए तो सबसे पहले देखो आपको ये लेयर दिख रही है, जोना पेलुसिडा। तो ये जो एक्रोजोम जो होता है एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसे कहते हैं क्या चीज, जो स्पर्म जो है उससे निकलेगा जो इस मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्पर्म इस एग तक के अट्रैक्ट भी तो होगा, अपने आप थोड़ी अट्रैक्ट हो जाएगा, समझे। ये अट्रैक्ट थोड़ी हो जाएगा, इसके पहले कुछ इवेंट होगा बेटा। सबसे पहले देखो, बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म टू ओवम, सबसे पहले स्पर्म जो है उसका मैच्योरेशन होता है। स्पर्म जो है सबसे पहले क्या होता है, मैच्योर्ड होता है। तो मैच्योरेशन की जो प्रोसेस स्पर्म की जो रहेगी वो कैसे होती है, कब होती है, ये हमें जानना है। तो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मीन्स क्या कह सकते हैं, स्पर्म की ओवम के पास एंट्री जो हो रही है, उस एंट्री के पहले स्पर्म जो है वो क्या होता है बेटा, मैच्योर होता है। मैच्योर मीन्स क्या कहते हैं हम लोग, वहां पे जो आउटर मोस्ट जो प्रोटीन लेयर जो होती है या कार्बोहाइड्रेट की जो लेयर होती है, जो एक्रोजोम जो हम कह रहे हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो होता है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और रिमूव जो होता है या मैच्योरेशन प्रोसेस, उसे कैपेसाइटेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं कैपेसाइटेशन। आज फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जो मेन कंसेप्ट है वो अभी कंप्लीट हो जाएंगे। कैपेसाइटेशन मींस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। वैसे स्पर्म ऑलरेडी पहले से मैच्योर है, ठीक है, बट ये ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए रेडी हो रहा है, तो इसे कैपेसाइटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैपेसाइटेशन मींस रिमूव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम पीएम ऑफ स्पर्म। पीएम मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, समझ गए। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहां से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव किया जा रहा है, ओके। और ये रिमूव कैसे हो रहा है, ये कब हो रहा है, हाँ वेरी गुड बेटा, ये कब हो रहा है, देखो जब स्पर्म जो है, ये जैसे ये वेजाइना है मान लो, और स्पर्म जब यहाँ पे, जैसे ये पेनिस हो गया, ठीक है, और स्पर्म जब यहाँ पे ऐसे पहुंचे, तो वेजाइनल सिक्रेशन कुछ यहाँ पे हुआ। तो वेजाइनल सिक्रेशन की वजह से उसने क्या किया, ये स्पर्म का जो हेड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये हेड, ये ऐसा याद आ रहा है, फिर ये टेल, यहाँ पे इस तरह से एक्रोजोम, ये न्यूक्लियस। तो ये जो वेजाइनल सिक्रेशन की वजह से ये जो रहेगा, ये आउटर मोस्ट लेयर रप्चर होंगी, तभी तो एक्रोजोम बाहर आएगा ना। और ये एक्रोजोम के पास जो है एक एंजाइम सीक्रेट करने की पावर है, तो ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, ओके। समझ गए। अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें, तो अब फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक के जैसे पहुंचा, वहां से एम्पुलरी रीजन तक के जैसे पहुंचा, ठीक है, कहां पे, एम्पुलरी रीजन तक के जैसे पहुंचा वो। तो क्वेश्चन ये है कि स्पर्म ओवम के पास अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इधर से देखो एग रिलीज हो रहा है, इधर से स्पर्म आ रहे हैं। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो स्पर्म जो है इस एग के पास जाएगा, तो ये अपने आप नहीं जाता बेटा, ठीक है।
ये अपने आप नहीं जाता, यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है जो अपने आप एक दूसरे के पास वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये जो oocytes है, अभी उसको हम ओवम नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं उसे, oocytes, और ये स्पर्म है, दोनों के पास से सिक्रेट होता है कुछ तो भी केमिकल सब्सटेंस। ये बेटा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया बट ये पहले पास्ट ईयर में देखोगे आता है। oocytes जो है ये सिक्रेट करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन, और स्पर्म जो है ये भी सिक्रेट करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन। तो oocytes जो ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करता है उसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्टिलाइजिन। और ऐसे ही स्पर्म जो है सिक्रेट कर रहा है, स्पर्म का हेड जो है वहां से आता है बेटा, स्पर्म जो है इसका जो हेड होता है, स्पर्म का जो हेड है वहां से सिक्रेट होता है एक, अगेन उसे भी ग्लाइकोप्रोटीन ही कहेंगे, जो कहलाता है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन, लाइजिन या लाइजिंग ऐसा कह सकते हैं। समझ गए। तो अभी यहाँ पे जो है बेटा, ये दोनों जब सिक्रेट हुए थे दोनों अपने 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 में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होंगी। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होंगी जिससे अधेशन ऑफ स्पर्म टू ओवम, ये जो रिएक्शन होगा इससे क्या होगा, addition of sperm to ovum, ये ऐसा प्रोसेस यहां पे होगा। इसी के साथ साथ स्पर्म का हेड, ये देखो ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेट हुआ है ये कहां से सिक्रेट हुआ है, स्पर्म के हेड से। ये स्पर्म का यदि ये हेड है तो हेड से सिक्रेट हुआ, लेकिन स्पर्म के हेड के अंदर ये जो है ये क्या है, एक्रोजोम है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि रप्चर हो गई तो एक्रोजोम तो बाहर आ गया ना। तो ये जो एक्रोजोम जो होता है ये भी तो कुछ सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्रोजोम जो होता है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है लाइसिन एंजाइम। एक्रोजोम जो है ये रिलीज करेगा लाइसिन एंजाइम, और ये जो लाइसिन एंजाइम जो होता है वो क्या कहलाता है जानते हो, एक होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, एक होता है एक्रोजिन, और एक होता है जोनालाइसिन। 3 एंजाइम यहां से सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, एक होता है जोनालाइसिन, और एक होता है जिसे कहते हैं एक्रोजिन। बेटे जितने लोगों से डाइजेस्ट हो रहा डाइजेस्ट कर लेना, नहीं हो रहा छोड़ देना, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक है, बट 2% एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये जितने लोगों से ये वाला पार्ट डाइजेस्ट हो रहा है वो डाइजेस्ट कर लो, नहीं होता तो छोड़ सकते हो बिंदास। तो यहाँ पे ये हाइलुरोनिडेज जो है ये पेनिट्रेट करता है, किसे पेनिट्रेट करता है ये पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को। किसे, कोरोना रेडिएटा। जोनालाइसिन नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेगा, किसे पेनिट्रेट करेगा ये, जोना पेलुसिडा को। याद आ रहा ओवम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे,
याद है क्या आपको? ओवम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे। ओवम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या देखे थे बेटा? आउटर मोस्ट एक लेयर है, इनर मोस्ट एक लेयर है। याद आ रहा है? भूल गए? ये देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम पे फोकस करो। तो देखो आपको ये वाली एक लेयर दिख रही है, ये कोरोना रेडिएटा है। अंदर एक लेयर दिख रही है जो जोना पेलुसिडा है, और अंदर ओवम है। ओके, अब एक एक्रोजीन भी है। एक्रोजीन क्या करता है मालूम है? ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक इफेक्ट को। ठीक है, क्या कर रहा है ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी को। इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों का? नहीं है ना? है, वेरी गुड। 10 मिनट और पढ़ लो, फिर भला हो जाएगा आपका कुछ तो भी। हाँ बेटा, ये लाइसिन एंजाइम के टाइप से, ये 3 टाइप के अलग अलग एंजाइम जो है ये सिक्रेट होते हैं, जोना, लाइसिन, एक्रोजीन और हाइलोरोनिडेज एंजाइम। हाँ पूछो बेटा, खुद से ही पूछो। पूछो क्या क्वेश्चन है। जब प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म से तो वो कहाँ जाता है? बेटा देखो, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो रिमूव हुआ तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाइलुरोनिडेज को सिक्रेट करने के लिए एक्रोजोम फ्री हो गया है, फिर एक्रोजोम यहाँ पे जब फ्री हुआ है तो अब क्या करेगा? अब यहाँ पे जैसे वो फ्री हो गया तो अब वो फाइनली ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है, ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है। समझ गए? ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली रप्चर नहीं हुआ है बेटा, सिर्फ वहां के प्रोटीन रप्चर हुए हैं ताकि उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। कैपेसाइटेशन मींस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, हम कह रहे हैं कैपेसाइटेशन एक टर्म है, उसके हम बहुत सारे तरीके से डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है नीरज, बाकी लोग पहुंचने के पहले जो रिएक्शन होती है उसे कैपेसाइटेशन कहते हैं। समझे? एम्पुला के पहले आंसर मैंने ऑलरेडी पहले दिया, फिर से वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो थोड़ा सा एग को पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो बेटा, ये ओवरी है, इस ओवरी में ये जो है ये ग्राफियन फॉलिकल है। क्या है ये ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम बाहर निकालते हैं तो इस तरह से आपको याद होगा, ये ऐसा ग्राफियन फॉलिकल था। याद आ रहा है? और ये ऐसे फॉलिकुलर सेल्स थी। फॉलिकुलर सेल्स के बाद अंदर साइड ये सेकेंडरी oocytes था। दिख रहा है बेटा? ये जो है ये सेकेंडरी oocytes है। इसके सराउंडेड एक लेयर थी जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, और जोना पेलुसिडा के सराउंडेड एक लेयर थी कोरोना रेडिएटा। याद आ रहा है? अब जब ये रप्चर हुआ, ठीक है, क्या चीज, जब ये फॉलिकल रप्चर हुआ तो यहां से ये ऐसा ये रप्चर हो गया रप्चर।
तो रप्चर होने के बाद फाइनली क्या हुआ यहाँ पर, ये सेकेंडरी oocytes, ये वाला, इसके बाद ये जोना पेलुसिडा, और इसके सराउंडेड ये जो लेयर आप देख रहे हो कोरोना रेडिएटा, इतना यहां से निकल के इधर जा रहा है इस तरह से। तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocytes, ये ग्राफियन फॉलिकल जो कि रप्चर हुआ है। रप्चर होने के बाद अब ये यहाँ पे जाएगा तो इधर से जो है स्पर्म भी आ रहे हैं इसके पास, तो दोनों के बीच में जो केमिकल अट्रैक्शंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों भी एक दूसरे के तरफ अपने पास अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, दोनों भी एक दूसरे के पास क्या होंगे, अभी अट्रैक्ट होंगे। तो अभी दोनों का भी जो अट्रैक्शंस यहाँ पे होगा तो वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले तो स्पर्म जब एंट्री किया है, तो अब ये पिक्चर से आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी क्या मैंने समझाया आपको यहाँ पर। ये देखो बेटा, यहाँ पे एक एक पार्ट समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको देखो ये स्पर्म एंटर करते हुए दिख रहा है। स्पर्म जो है ये कांटेक्ट हुआ जैसे एग से, तो एग से कांटेक्ट हुआ तो देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट हुए। एक्रोजोम रिएक्ट करता है सबसे पहले जोना पेलुसिडा से, ये वाली आउटर मोस्ट लेयर जो है ये वाली, ये क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को तोड़ा, अंदर घुस गया, ऐसा हो गया। इसके पहले कोरोना रेडिएटा था बेटा, इसके पहले क्या था, कोरोना रेडिएटा। तो एक्रोजोम जो है फिर उसके बाद अंदर घुसा, ये बीच में एक स्पेस होता है, इसे प्री विटेलाइन स्पेस कहते हैं। फिर इसके बाद और अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये अंदर वाली ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली। तो ये इसके साथ स्पर्म का हेड जैसे कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आते स्पर्म का जो हेड है यहाँ से टूट के अंदर चला जाता है, ठीक है। एक्चुअली स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर गया है और साथ ही साथ सेंट्रियोल भी अंदर चला जाता है। क्या जाता है, सेंट्रियोल भी अंदर चला जाता है। और जैसे ही एक स्पर्म आए तो ये बाकी तरफ जो होते हैं ये रिसेप्टर होते हैं बेटा, ये वाले, ये जो है यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर जो है सिर्फ स्पर्म की एंट्री को सेंस करते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज होता है और इमीडिएटली अदर स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब दूसरे स्पर्म यहाँ पर अब एंट्री नहीं कर पाएंगे, इमीडिएटली दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है यहाँ पर क्या होंगी, अभी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। तो अदर स्पर्म जो है यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे और इस तरह से यहाँ पे अब जो है मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या होगा, फिर से अगेन वही देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो अब दूसरे स्पर्म यहाँ पे आ रहे हैं बट वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, एंट्री मिल रही है क्या, इन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये क्या हो गई, ब्लॉक कर दी है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अदर स्पर्म का एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, तो ये रिजेक्टेड स्पर्म है, ठीक है। ये जो स्पर्म जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रिजेक्टेड स्पर्म रहेंगे। समझ में आया, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हुए स्पर्म जब अंदर जाते हैं तो फाइनली क्या होता है जानते हो आप लोग, चलो समझा देता हूं। अब हम एक एग का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो ये एग है, एग मींस हम वही सेकेंडरी oocytes वाला जो डायग्राम है वो हम बना रहे हैं। तो ये सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes का उसका ये है सेकेंडरी oocytes, ये है, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी oocytes है, ये साइटोप्लाज्म है इसका। ये वाली लेयर जो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये वाला जो लेयर रहेगा बाहर वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो लेयर है ये क्या हो गया, जोना पेलुसिडा हो गई। ये जो लेयर है ये क्या है, जोना पेलुसिडा हो गई। जोना पेलुसिडा के और सराउंडेड हम जाएंगे, एक्चुअली ये ऐसी नहीं रहती, ये ऐसी रहती, कोरोना रेडिएटा रहती है ना। यहाँ पे ये कोरोना रेडिएटा हो गई, तो इसको पेनिट्रेट करते हुए जब एग एंट्री कर रहा है, स्पर्म जब एंट्री कर रहा था, स्पर्म सबसे पहले यहाँ पर आया नंबर 1, फिर इसको उसने क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया, ऐसा ब्रेक किया स्पर्म, फिर ये ऐसा अंदर घुस गया, अंदर आया, अंदर आते ही फाइनली स्पर्म जो है कहाँ गया, मेम्ब्रेन के पास। मेम्ब्रेन के पास, इसके पास ये इसका न्यूक्लियस था और इधर सेंट्रियोल था। तो जैसे ही यहां से आया तो स्पर्म ने अपने जो न्यूक्लियस है
उसको अंदर भेज दिया, तो ये जो है ये प्रो न्यूक्लियस कहलाता है, प्रो न्यूक्लियस कहलाता है। और जैसे स्पर्म का हेड जब डिटेच्ड होता है अंदर प्रो न्यूक्लियस से, तो ये सेकेंडरी ओसाइड से ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होते ही यहाँ पर जो फॉर्म होगा ये वाला, ये एक सेकंड पोलर बॉडी रहती है, और इस तरह से ये जो रहता है ये रहता एग। और ये जो एग है ये स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ दोनों भी अब क्या होंगे, फ्यूज। तो यहाँ पे कितने 23 क्रोमोजोम और यहाँ पे 23 क्रोमोजोम, दोनों भी क्या होंगे अभी फ्यूज। और ये सेकंड पोलर बॉडी कुछ ऐसी रहती है अनइक्वल, जो आगे चल के क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। तो ये सेकंड पोलर बॉडी जो है ये डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, मेल का प्रो न्यूक्लियस और फीमेल का जो प्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसे हम ओवम कहेंगे। ठीक है, ओवम इसे नहीं कहेंगे, ये जो है ये एक्चुअली ये ओवम नहीं है। ठीक है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो एग रहेगा। ये वाला जो आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये वाला, और एक ये वाला जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, तो ये जो प्रो न्यूक्लियस जो है ये मेल का है, स्पर्म का है। और ये भी जो है ये क्या है, ये प्रो न्यूक्लियस है जो किसका है, एग का है। और कंप्लीट ये वाला जो स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये जो एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एग कहलाएगा, ना कि ये न्यूक्लियस है। ये दोनों भी न्यूक्लियस जब फ्यूज होंगे तब जाके 46 क्रोमोसोम वाला यहाँ पर क्या है, जायगोट फॉर्म होगा। तो अब ये फ्यूज होने के बाद फिर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा फॉर्म होगा, तो देखो आउटर मोस्ट आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, जोना पेलुसिडा लेयर है, दिख रहा है बेटा, जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा के बाद इनसाइड में जो है ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये ऐसा, ये जो फॉर्म हो गया, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा जायगोट। अभी यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जायगोट, जिसमें उसके जो न्यूक्लियस रहेंगे ये जो है ये है 46 क्रोमोसोम, फ्यूज हो गए ना अभी। अब इसके बाद का जो इवेंट होता है वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया। हेलो, अभी किसी के कोई डाउट है, एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या देखे हमने, नहीं तो वो पिछले बार जैसा प्रॉब्लम आएगा आपको। चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या हुआ है अभी। भागने वाले भाग गए होंगे वैसे भी, 43 स्टूडेंट ही बचे हैं। हाँ, ओवम मीन्स एक ही होता है बेटा। देखो फर्टिलाइजेशन आज हम लोग देख रहे थे, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ये कहाँ होता है, तो एम्पुलरी जो रीजन होता है, एम्पुला, वहां पे होता है। ओके, हाँ बेटा नीरज। ओके, फिर इसके बाद देखिए, सबसे पहले स्पर्म जो है एग तक के पहुंचेंगे, तो ये अपने आप नहीं पहुंच जाते। स्पर्म को पहुंचने के पहले क्या होता है बेटा, कई स्पर्म का तो डेथ हो जा रहा है। ठीक है, स्पर्म और एग की विएबिलिटी क्या है ये हमने थोड़ा एडिशनल समझे, बट मैक्सिमम स्पर्म की तो यहाँ पे डेथ हो जा रही है। और फाइनली स्पर्म का एक्टिवेशन होता है और ओवम का भी एक्टिवेशन होता है। स्पर्म का एक्टिवेशन मींस कैपेसाइटेशन, तब जाके वो रेडी होता है एग को पेनिट्रेट करने के लिए। इधर से एग आ रहा है, इधर से स्पर्म आ रहे हैं, दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ पहुंचते हैं तो दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। चिपकने के लिए क्या होता है, वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, जिसे फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। हमेशा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। फर्टिलाइजिंग जो है बेटा ओवम से सीक्रेट होता है, और एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म से सीक्रेट होता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर एक्रोजोम जो होता है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद फाइनली स्पर्म जो है उसका हेड जो है वो डिटेच्ड होता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही इस सेकेंडरी ओसाइट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे हेड जब कांटेक्ट में आता है, तो दूसरे स्पर्म की एंट्री को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है,
और फाइनली इस तरह से हेड जो होता है, स्पर्म के हेड से जो न्यूक्लियस निकला उसे प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और सेंट्रियोल्स जो आया उसकी वजह से यहाँ पे सेकंड जो म्यूसिस था वो कंप्लीट होता है, जिससे सेकंड पोलर बॉडी और ये जो है ये इसका न्यूक्लियस जो रहता है ये बाहर निकल जाता है, तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। इस तरह से कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो गया ना, कंप्लीट डिवीजन हो गया, सेल डिवाइड कर गई, तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा एक सेल और एक छोटा सा सेल बनता है यहाँ पर। तो इस तरह से फाइनली ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है। समझे बेटा? आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ गई होंगी। तो एंड करें फिर आज का क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही वाला पार्ट, इसी इवेंट को हम लोग समझेंगे एनिमेशन और स्लाइड की हेल्प से। तो ये रिवाइज होगा। पीरियड मींस बेटा जो स्टार्टिंग के 4 डे जो रहते हैं ना, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे कहते हैं। ट्विंस वाला पार्ट हम देखेंगे, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विंस, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना। ठीक है बेटा, गणेश टेक्स्ट करना मुझे। चलो एंड करें फिर आज का क्लास। प्रीवियस चैप्टर का क्या डाउट है पूछो बेटा, रेली टेक्स्ट कर दो, नहीं तो मुझे। स्पर्म बेटा किल क्यों होते हैं उसका रीजन मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। हाँ, आज इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास है बेटा, लोकोमोशन वाला। रेली बेटा मुझे कॉल कर लो आप। चलो एंड करते फिर आज का क्लास। बाय बाय, थैंक यू। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। हाँ बेटा रेली।